गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और बुक का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 8 है, वाटर रिसोर्सेज। देखिए, वाटर से रिलेटेड आपने हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। देयर इज 71% वाटर एंड 29% लैंड इन द अर्थ सरफेस। देखिए, ये जो सारे नोट्स एज ए नोट्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर है उसको एज ए नोट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो इसकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कहीं से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी एवरी पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। तो जो हम लोगों ने अर्थ देखी है, ग्लोब देखा है, तो उसका जो 71% है वो वाटर है और 29% है वो लैंड है। ठीक है, वाटर 97% पार्ट ऑफ वाटर इज सैलाइन वाटर। ठीक है, अभी देखिए जो 71% जो वाटर है ना, इसके अंदर से भी 97% जो वाटर ना वो सैलिन वाटर है। सैलिन वाटर मतलब होता है ना सॉल्टी वाटर, समुद्र का पानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 20% जो लैंड है वो तो कॉन्टिनेंट्स है, और ये 71% जो वाटर है ओशन फॉर्म्स के अंदर है। ओशन फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, जो महासागर समुद्र होता है तो वो वाटर होता है, वो सैलिन होता है, और जो वाटर है वो यूजेबल नहीं होता है। समुद्र का जो पानी होता है ना वो यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि खारा होता है, नमकीन होता है, इस वजह से। तो वाटर विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशंस। ठीक है, 97% जो पानी है ना वो सी और ओशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। रिमेनिंग 3% वाटर इज़ यूज्ड बाय अस। अब ये जो देखिए टोटल जो 71% वाटर है, ठीक है, इस 71% के अंदर से भी जो इस 71% का 97% जो है वो सैलिन या ओशन वाटर है, समुद्र का पानी है जो यूजेबल नहीं है। फिर जो रिमाइन 3% जो वाटर बचा है वो जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो यूजेबल वाटर है वो 3% है। अब इस 3% के अंदर से भी देखिए अलग अलग फॉर्म्स के अंदर ये वाटर अवेलेबल है। तो कौन सा जो फॉर्म है वो हमारे लिए अच्छा है और कौन सा फॉर्म है हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, इसको देखते हैं। आउट ऑफ दिस ये जो 3% है इसके अंदर से भी 69 जो परसेंट है वो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़, ठीक है, उनकी फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो भी आइलैंड वाला पार्ट है वहाँ पे ये बर्फ़ के जो होता है ना, ग्रीनलैंड वगैरह है, अंटार्कटिका, तो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ग्लेशियर्स है। 30% इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और जो 30% वाटर है वो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन से हमको मिलता है, जैसे ट्यूबवेल्स होते हैं, हैंड पम्प्स होता है, कुएँ, वेल्स वगैरह होते हैं, तो इन सब में हमको 30% वाटर अवेलेबल होता है। बट ओनली 1%, ये हो गया 99%, 1% पार्ट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो ओनली जो है ना 1% वाटर ही यूज़ किया जाता है, किसके लिए? ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कहने के लिए तो हमारे पास 71% वाटर है, बट हम लोग जो है वो 1% ही यूज़ कर पाते हैं। देखिए ग्लेशियर वाला जो पार्ट है ना, ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है ना, तो इससे ये है वो डिज़ोल्व होके बाय रिवर लैंड फॉर्म ज़मीन पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वाटर है उसका इंट्रोडक्शन दिया, किस तरह से वाटर है वो मतलब फॉर्म में अभी बहुत ज़्यादा है, 71% है, फिर भी हम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। और देखिए जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है, तो इसीलिए आपने सब जगह देखा होता वाटर इज़ प्रीशियस एंड सेव द वाटर। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में सुना होगा, हर साल इस तरह की अलग अलग कैंपेन चलाते हैं गवर्नमेंट, जो है वो भी काफ़ी सारी जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। आप लोगों ने भी अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा किस तरह से जो पानी होता है उस पर हम लोग डिपेंड है, हमारे जो सारे प्रोसेस जो वर्क है वो पानी पे मतलब पानी से ही होते हैं, तो इसलिए हमको किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज़ वेस्टेड इनटू सीज थ्रू रिवर्स। देखिए ज़्यादातर जो रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है ना, वो वेस्ट चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है, किससे? रिवर से होके।
देखिए हम लोग देखते हैं अभी हमारे यहाँ रेनी सीज़न चल रहा है तो किस तरह से बरसात होती है और उसका जो वाटर होता है, उसका जो पानी होता है वो कैसे नालियों से निकल के सड़कों पे आता है और उसके बाद में वो रिवर में मिल जाता है। और रिवर्स के थ्रू, रिवर्स जो होती है ना वो लास्ट, जो रिवर्स होती है वो लास्ट में कहाँ जाती है, सी में जाती है, समुद्र में जाके मिलती है। तो इस तरह से ये समुद्र में जाके मिल जाता है। फिर वो समुद्र का जो सैलिन वाटर होता है और रिवर का जो अच्छा पानी होता है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता है। सो वी नीड टू, तो इसके लिए हम लोगों को एडॉप्ट वाटर मैनेजमेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमिनाइन। ठीक है, तो इसके लिए जब ये पानी वेस्ट चला जाता है तो इसके लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम की, कि किस तरह से वाटर है उसको यूज़ किया जाए जिससे वो जो सारी की सारी जो डिमांड्स है, पब्लिक की जो भी डिमांड्स है ना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सके। और जो पानी वेस्ट जा रहा है उसका भी अच्छे से यूज़ हो जाए और जो पब्लिक है उसकी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। और वो एरिए जहाँ पे ड्राफ्ट, सूखा या फेमिनाइन, अकाल पड़ता है, देखिए सूखा होता है ना, बारिश नहीं होती। देखिए हमारी जो इंडिया है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है सारे लोग, ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर जो है वो हमारे रेन पे डिपेंड है। जब बरसात आती है तभी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट की जाती है और वो सारी की सारी रेन पे डिपेंड होती है कि अगर अच्छी रेन होती है तो हमारे यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो अच्छी होती है, अच्छी फसल होती है। और अगर बरसात नहीं होती है या कम होती है तो फिर वो अकाल पड़ जाता है, फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर को मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। किस तरह से, क्योंकि जो बरसात आती है कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश अच्छी आती है, कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम आती है। तो इस तरह से इसको मैनेजमेंट किया जाए कि सारे जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जा सके, क्योंकि एवरी ईयर जो है ना वो काफ़ी सारा पानी ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। और ये तो अभी आपके पास सामने जो है वो लेटेस्ट एग्जांपल भी है, रेनी सीज़न चल रहा है तो आप लोगों को पता है किस तरह से जो पानी है वो वेस्ट जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, देखिए वाटर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आएगी तो आपको यहाँ से लिखना, वाटर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है रेन वाटर को और अडॉप्ट किया जाता है अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को। ठीक है, अच्छी जो भी टेक्निक्स होती है वो यूज़ करते हुए वाटर को सेव करना, कंजर्व करना, ये वाटर मैनेजमेंट में आता है। वाटर मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी, देखिए वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, किसी भी वर्क को प्लान करना, ठीक है, पहले, उसके बाद में उसको डेवलप करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज़, ठीक है, ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। देखिए मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज़ का मतलब था सही तरीके से यूज़ करना, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना, रेन वाटर है उसको कंजर्व करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको मेंटेन करना, प्लानिंग करके किसी भी चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हाँ, जो एवरी वर्क है वो प्लानिंग पे डिपेंड होता है। वाटर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी, तो वाटर जो है सबको पता है कि वाटर जो है हमारी बेसिक, मतलब एक तरफ से जिसको लाइफ लाइन ही बोल सकते हैं, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है ना। तो इसलिए पानी प्रेजेंट टाइम के अंदर वाटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। तो उसको बचाने के लिए, उसका जो है अच्छे से यूज़ करने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम है उसको चलाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। नो लिविंग क्रिएचर्स कैन लिव विदाउट वाटर, देखिए कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, वो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, वो पानी के बिना रह सकते। आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पौधे होते हैं उसमें पानी नहीं डालते तो वो कैसे डेड हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है सभी जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनकी। देयर इज़ ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो अभी जो है वो पानी की है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी आ रही है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। टू अवॉइड दिस स्कैर्सिटी, इस कमी को दूर करने के लिए वाटर नीड टू बी सेव्ड, पानी है उसको बचाने की ज़रूरत है, एंड मैनेज्ड एफिशिएंसी, और उसको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी
वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो सके। देखिए ये जो वाटर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक कंट्री या एक प्लेस की नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि जो यूजेबल वाटर है, कंज्यूम करने के लिए जो भी फिट वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। लोग जो है वो अपने जो तरीके हैं वर्क करने के, उनके अंदर उन लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, जिससे उनके जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और पानी है उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वाटर जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ी समस्या है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो है वो उस गवर्नमेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट या अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट करती है। इसके लिए मल्टीपर्पज़ जो है वो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए मल्टीपर्पज़ का मतलब प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक इस तरह के प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत सारे वर्क एक साथ किए जाते हैं। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं डैम्स। देखिए डैम्स कैसे बनता है ये आपको एक बार बताते हैं। जिससे वाटर फ्लो होता है, ठीक है, अभी जैसे रिवर है ये फ्लोइंग कर रही है, तो इसके फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे जो होता है सीमेंट कंक्रीट से एक दीवारें इस तरह की बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, उसके यहाँ पे गेट लगा देते हैं। उसके बाद में जब वाटर जो होता है फुलफिल हो जाता है तो इस गेट को खोल देते हैं और ये आगे चला जाता है। और नहीं तो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल होता है तो ये जो पानी होता है यहाँ स्टोर हो जाता है और इस वाटर को फिर वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि मल्टी जो पर्पज़ प्रोजेक्ट है तो वो कौन कौन से हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन बन जाता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्या है, तो डैम्स बांध, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। लाइक ये जो डैम्स होते हैं ना, इनका यूज़ बहुत सारे पर्पज़, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहला देखिए वाटर सप्लाई। रिवर्स का जो वाटर है उसको डैम्स के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में जो नेबरिंग एरिया है, आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे वाटर है वो सप्लाई करते हैं पीने के पानी के रूप में। ठीक है, उसके बाद में इरिगेशन, सिंचाई के रूप में भी काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो पानी से जो बिजली बनाने का वर्क है वो डैम्स पे ही किया जाता है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो जैसे ये जो रिवर जो होता है ना, रिवर, इसके अंदर से वन प्लेस टू अदर प्लेस के लिए ये फिर छोटी छोटी बोट्स वगैरह होती है, उनसे ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क कर लेते हैं। फ्लड कंट्रोल, देखिए बाढ़ जो होती है ना उसको रोकने के लिए भी हेल्प करते हैं। आगे हम लोग डैम है उसका जो पिक्चर देखेंगे और उसको समझेंगे कि इस तरह से जो डैम है वो फ्लड को कंट्रोल करता है। फिशरीज, मछली पालन होता है ना, फिशरीज, तो फिश को जो है वो ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ड्रॉट, सूखा, जब सूखा पड़ जाता है यानी बारिश नहीं होती है तो वो एरिया जब ड्राई हो जाता है तो उसके आसपास के एरिया को यहाँ से वाटर सप्लाई कर देते हैं, तो ये ड्रॉ कंट्रोल में भी हेल्प करता है। टूरिस्ट स्पॉट, देखिए ये जो होते हैं ना इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कीजिए इसको, कि जवाहरलाल जो नेहरू है उन्होंने दिस मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है उनको क्या कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि नेहरू जी ने क्या कहा, तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, या मॉडर्न जो डैम्स है या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनको द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पीएम थे, हमारे आज़ाद भारत के फर्स्ट पीएम थे। 1947 के अंदर ये पीएम बने थे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना उस टाइम। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड अंडर 5 ईयर प्लान्स। हमारे इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 1950, उसके बाद में जो है वो 5 ईयर की प्लानिंग बनाने लगे थे, जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। 5 ईयर के लिए प्लान बनाते थे और फिर उस पर वर्क करते थे। ठीक है, तो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इसी का पार्ट है। दीज आर ऑपरेटेड बाय, और ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो कौन ऑपरेट करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जैसे 2 या 2 से ज़्यादा अगर किसी स्टेट की है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पार्ट कर सकती है, और स्टेट की खुद की अगर कुछ तरह की मतलब प्रोग्राम है
स्टेट की रिवर है और उस पर वो खुद वर्क करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है डेम। ठीक है, अब वाई इट इज़ सो कोल्ड, ये इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टोर करते हैं वाटर को फॉर इरिगेशन। अभी हमने देखा था इसके यूज़ के बारे में। तो वाटर है उसको स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वर्क किया जाता है, कंट्रोल फ्लड, बाढ़ को रोका जाता है, सोइल कंजर्वेशन, मिट्टी जो होती है ना उसको भी कंजर्व करके रखते हैं, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, डेवलप पिसिकल्चर्स। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो नेबरिंग एरियाज़ होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, और डेवलप पिसिकल्चर। ठीक है, जो फिशरीज़ है, मछली पालन है, उसका वर्क भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।